नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 23 के जितने भी जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इसे शेयर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस सेट से वॉल्यूम 1 के किसी भी सेट से आपने उस क्लास को मिस किया है तो आप इसके तमाम वीडियो को प्लेलिस्ट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे इससे पहले जितने भी सेट कराए जा चुके हैं वो सारे आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब इस सेट नंबर 23 की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, इस सेट का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करेंगे। अगर आप किसी भी तरीके का डाउट है आपको तो वहाँ से एक डाउट सेशन का अलग से आपको दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, आप वहाँ से उस डाउट सेशन टेलीग्राम के लिंक से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ बात की जा रही है जो सहकारी समिति है उसको संवैधानिक दर्जा, इसका संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था इसके माध्यम से? तो दोस्तों 57वां यानी कि 97 है ना, 97 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 जो है उसके अनुसार उसके द्वारा सहकारी समिति है उसको संवैधानिक दर्जा का संरक्षण प्रदान हुआ है या प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान के किन दो आर्टिकल में न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है उसको सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? क्या ये रहा है दोस्तों कि जो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है उसके माध्यम से न्यायिक समीक्षा की शक्ति है उसको अधिक से अधिक क्लियर किया गया है, यानी कि सर्वाधिक रूप से स्पष्ट किया गया है? तो यह आर्टिकल या अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ठीक है, न्यायिक समीक्षा यहाँ पे कह रहा है दोस्तों। तो यह होता क्या है? इसका कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों, न्यायिक समीक्षा यानी कि न्याय का तो कौन करेगा? न्यायालय जो है वह अपने दिए गए फैसलों और संसद के द्वारा बनाई गई कानून को जांच करने का या जांचने का उसको अधिकार है। यही इसका होता है न्यायिक समीक्षा का, जो न्याय किया गया है उसको उसकी जांच करना, उसकी समीक्षा करना, उसका पड़ताल करना। ठीक है, तो यही हमारा न्यायिक समीक्षा का अर्थ हुआ। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3, भू राजस्व के लिए अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली यानी कि परमानेंट सेटलमेंट जो है किसके द्वारा लागू किया गया था? देखिए दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त की अगर बात करें तो वैसे तो दोस्तों इसका जो मेन रहता है, मेन प्रमुख जो है वह दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो 1793 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1793 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, चौथे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से संबंधित थे? यानी कि नरसिंह देव प्रथम है, उनका संबंध किस राजवंश से था? वह दोस्तों गंग राजवंश से संबंधित थे और वह भी पूर्वी गंग राजवंश से इनका संबंध था। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? यानी कि सबसे ऊंचाई वाला, सबसे अधिक ऊंचाई वाला भारत का जो ऑप्शंस दिया गया है उसके आधार पर कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर है? तो यह है दोस्तों गॉडविन आस्टीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका क्या हो जाता है? K2। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 6, छठे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से, यहाँ पे जो युग्म दिए गए हैं दोस्तों उसमें से कौन सा एक सुमेलित है? यानी कि एक तरफ आपका देश है, कंट्री है, और दूसरे तरफ आपका करेंसी है यानी कि मुद्रा है। तो कौन सा एक आपका सुमेलित है, यह पूछा गया है। म्यांमार की अगर बात करेंगे दोस्तों तो म्यांमार की करेंसी बहत नहीं है, क्या है? क्यात है। ठीक है, यहाँ से हो गया। थाईलैंड की अगर बात करेंगे दोस्तों तो थाईलैंड की क्यात ना हो कि वहाँ क्या हो जाएगी? बहत चलता है। ठीक है,
फिर कंबोडिया की बात करेंगे तो कंबोडिया में आपका रियल चलता है ना। तो यह ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वियतनाम की अगर बात करेंगे तो वियतनाम में जो है दोस्तों डोंग करेंसी चलती है ना, डोंग नामक करेंसी यहाँ पे चलती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से दोस्तों करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग जो है वो पृथक करता है। देखिए कह ये रहा है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने का कौन सा जलमार्ग है, किसके द्वारा यह श्रीलंका से भारत अलग होता है, ठीक है, जलमार्ग के माध्यम से। तो यह है दोस्तों पाक जलट मरुमध्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से दोस्तों आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, 8वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था। दोस्तों लौह एवं इस्पात संयंत्र अलग अलग देशों के द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन पूछा गया है कि ब्रिटिश सहयोग से कौन सा जो इस्पात संयंत्र जो है लौह एवं इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना की गई थी। तो यह है दोस्तों दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो यह अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश कंपनी के सहयोग से इस लौह एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, 9वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। तो यह है दोस्तों कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, यह दोस्तों भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और इसका हम लोगों ने बताया था दोस्तों मित्र पर गमछा झाड़, एक कोड बताया था जिसके माध्यम से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है ना, झाड़, यानी कि दोस्तों मी फॉर मिजोरम, त्रा फॉर त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस तरीके से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है ना, यानी कि रिफाइनरी संयंत्र के बारे में पूछा जा रहा है, तेल शोधक संयंत्र। तो इसमें से पूछा गया क्या है कि भारत का सबसे पुराना, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका दोस्तों डिगबोई, ठीक है, डिगबोई जो कि दोस्तों असम में पड़ता है ना, असम ऑयल कंपनी लिमिटेड का स्थापना यह डिगबोई जो है 1901 में किया गया था, सबसे पुराना है। चलिए अगला है दोस्तों प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने 16 एक कुल की नीति लागू की थी। तो यह नीति लागू किया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या किया गया, देखिए आप सुलह का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सेंस है ना, संधि होता है, सुलह करना है ना, समझौता करना। तो यह क्या था दोस्तों, जो कि एक शांति स्थापित करने के लिए यह सुलह कुल की स्थापना की गई थी। सार्वभौमिक रूप से सौहार्दतापूर्ण शांतिपूर्ण स्थापना करने का, शांति स्थापित करने का, बहाल करने का अकबर का यह प्रयास था। इसी के तहत सुलह कुल की स्थापना की गई थी। अकबर जो है महानतम शासक था, कई सारे जो है वो अच्छे कार्य इनके द्वारा किया गया था, बहुत सारे जो है टैक्सेस जो है वो हटाए गए थे, ठीक है, कई सारी कुरीतियाँ भी है उनको हटाने का काम अकबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है कि जो स्थानीय स्वायत्त शासी संस्था हैं उनके प्रति सजगता दिखाने के लिए किसे जाना जाता है। तो यह आपके लॉर्ड रिपन, ठीक है, रिपन की कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो उसमें कई सारे कार्य किए गए थे, जिसमें से 1882 ईस्वी में यह जो अस्थायी स्वशासन था उस पर सरकारी प्रस्ताव लाना था, ठीक है। तो यह लॉर्ड रिपन का एक महत्वपूर्ण कार्य था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 13, अशोक के जो शिलालेख है उसमें प्रयुक्त लिपि निम्नलिखित में से कौन था। वैसे तो 4 प्रकार की लिपि हुआ करती थी, ठीक है, उस समय जो अशोक का जो जितने भी शिलालेख या जो भी अलग अलग लिपि है तो 4 प्रकार थे। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त शिला पर जो लेख लिखा गया था उसमें कौन सी लिपि प्रयुक्त हुई थी, कौन सी लिपि में लिखा गया था। तो दोस्तों खरोष्टी, ब्राह्मी, अरमाइक, इन सभी लिपियों का उसमें यूज हुआ था, ठीक है। और कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे चूँकि 3 ऑप्शन है, चौथा आपका उपयुक्त सभी दिया हुआ है तो यहाँ पे सही हो जाएगा। और एक यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ग्रीक आपका छूटा हुआ है, ठीक है। 4 मैंने बताया था ना, 4 प्रकार, ब्राह्मणी, अरमाइक, खरोष्टी और ग्रीक, इन चारों लिपि का यूज किया गया था जो कि यहाँ पे नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है। उत्तर भारतीय मंदिर के बारे में बात कर रहा है, नहीं है दोस्तों, तो यह गोपुरम, यह जो है दोस्तों गोपुरम उत्तर भारतीय मंदिर की विशेषता नहीं है। ठीक है, यह क्या है दोस्तों, उत्तर भारत में आपको शिखर देखने को मिलेंगे, गर्भगृह देखने को मिलेंगे, प्रदक्षिणा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और यह जो है गोपुरम जो है वह दक्षिण भारत से संबंधित है। प्रश्न संख्या 15, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो यह दोस्तों द्वार समुद्र जो है वह होयसल की राजधानी हुआ करती थी। इस होयसल वंश की जो है स्थापना, देखिए होयसल अलग है ना, होयसल की राजधानी, तो होयसल एक वंश था। इस होयसल वंश की स्थापना जो है दोस्तों विष्णुवर्धन के द्वारा की गई थी। विष्णुवर्धन ने होयसल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया गया था। नरम दल यानी कि शांतिपूर्वक जो है एक एप्लीकेशन के एक प्रोसेस के थ्रू अपनी बातों को अंग्रेजों के सामने समक्ष रखते थे, है ना, तो उन्हें ही नरम दल कहा गया था। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जितने हैं, लाला लाजपत राय गरम दल से संबंधित है, बिपिन चंद्रपाल गरम दल से संबंधित है, अरविंद घोष गरम दल से संबंधित है, लेकिन आपका गोपाल कृष्ण गोखले जो है वह आपका दोस्तों नरम दल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे दोस्तों वह एक समाज सुधारक, विचारवादी और समाज सेवी थे। ठीक है, और प्रसिद्ध जो है स्वतंत्रता सेनानी भी थे। महादेव गोविंद रानडे को अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले मानते थे और इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जो है वो अपना राजगुरु या अपना गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 नंबर प्रश्न में दोस्तों कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले घटित हुआ था। तो क्या हुआ था इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले क्या हुआ था दोस्तों, साइमन कमीशन की अगर बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, साइमन कमीशन आपका कब आया था, 1928 में आया था। ठीक है, अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस का जो गया अधिवेशन था, कांग्रेस का जो गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 में हुआ। फिर गांधी इरविन समझौता जो है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, है ना, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। और यह जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन था दोस्तों वह 1939 में हुआ था। 1938 में आपका हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, 1939 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन हुआ, 22 वाला हुआ ना, 1922 कांग्रेस का गया अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, और यह जो 1922 में है जो गया अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी, ये इनको कौन नेतृत्व प्रदान कर रहा था, यह प्रश्न पूछा गया था। तो यह दोस्तों है लक्ष्मी सहगल। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट, इसका नाम था रेजिमेंट का रानी झांसी रेजिमेंट, और यह लक्ष्मी सहगल के कमांड में थी। इनका नेतृत्व जो है लक्ष्मी सहगल कर रही थी। ठीक है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीबारा यानी कि डॉक यार्ड था। यह कहाँ पे था दोस्तों, लोथल में। कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, लोथल वर्तमान में की अगर बात करेंगे तो आपका गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, यह बंदरगाह स्थल था। यहाँ से बहुत बड़ा पोताश्रय था, वहाँ अवशेष मिला है डॉकयार्ड का, वहाँ से अवशेष साक्ष्य देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी। तो यह स्थापना किया गया था, वल्लभाचार्य जो थे दोस्तों वह शुद्धाद्वैत के स्थापन थे। ठीक है ना, शुद्धाद्वैतवाद विचारधारा के संस्थापक थे। इनके द्वारा यह शुद्ध द्वैतावाद की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी। कारकोट वंश की स्थापना जो है दोस्तों दुर्लभ वर्धन के द्वारा किया गया था। ठीक है, दुर्लभ वर्धन इसके संस्थापक थे कारकोट राजवंश के। ठीक है,
दोस्तों यह कारकोट राजवंश कश्मीर का एक राजवंश था। कहाँ का? कश्मीर का राजवंश था, जिसने गोनंद वंश के पश्चात कश्मीर पर अपना आधिपत्य अथवा कह सकते हैं कि अधिकार जमाया था। चलिए, इसी तरीके से दोस्तों आप वीडियो को क्या करेंगे, कंप्लीट देखेंगे, आधा अधूरा नहीं देखेंगे, कंप्लीट सेट करेंगे। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन करने का तरीका समझ में आ रहा है, बेहतर लग रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक तो आपके लिए बनता ही बनता है, तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे। और किसी भी तरीके का अगर सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, क्योंकि डाउट के लिए एक अलग से टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से। उसमें कई सारे लोग जुड़े ही नहीं हैं, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि कोई भी डाउट आप वहाँ से शेयर कर सकते हैं, और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और आप लोग उस टेलीग्राम लिंक से नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान हुआ करता था। ठीक है, खिज्र खान तैमूर लंग का सेनापति था, जो कि भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खान को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का प्रभारी नियुक्त किया था, यानी कि नियुक्त किया था, प्रदान किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर ऐसे तो कैबिनेट की अलग बात है, प्रथम आपके प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, यह जो बना था, है ना, भारत का जो विधि कैबिनेट मंत्री बना था, उसमें मौलाना अबुल कलाम जो थे दोस्तों, वह शिक्षा विभाग इनके अंतर्गत आया था, इनको शिक्षा विभाग प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर होता है? तो यह दोस्तों वित्त आयोग के सिफारिश पर वहाँ पे जो है राज्य के बीच, संघ और राज्य के बीच जो है वित्तीय आवंटन का बंटवारा किया जाता है वित्त आयोग के सिफारिश पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं? किस भाग में? तो भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का विवरण दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। आप जानते हैं दोस्तों भाग 3 में मौलिक अधिकार का, भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार का 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक जिक्र किया गया है। 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक इसका जिक्र किया गया है। और आप नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी जानते होंगे, भाग 4 के अंतर्गत दोस्तों 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसके बारे में इसका जिक्र किया गया है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, अब देखिए, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहला तो ये स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों कि राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी राज्य रहते हैं वहाँ पे मुख्य सचिव है, उनको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह स्टेटमेंट आपका अब बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कह रहा है कि राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो दोस्तों राज्य सचिवालय के पद जो होता है वह सोपान के शीर्ष पर मुख्य सचिव का होता है। ठीक है, वह प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकार के बीच संचार सूत्र का कार्य करता है। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है केवल 1। प्रश्न संख्या 27, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस को दोस्तों 10 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 28, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। दक्षिण भारत का राजवंश कौन था दोस्तों? चोल राजवंश हुआ करता था। ठीक है, इस चोल वंश की अगर बात करेंगे तो इसका संस्थापक विजयालय है, जिन्होंने इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर को बनाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, मक्का में सफ़ेद कली यानी जिसे बड कहते हैं
किस तत्व की कमी से होती है? मक्का में एक रोग देखने को मिलता है, उसमें परेशानी आती है, तो सफ़ेद कली का यानी कि बड का। क्या चीज़ की कमी से होती है? तो यह दोस्तों जिंक की कमी से होती है। ठीक है। और दोस्तों अगर इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक दिन आपको एक सेट मिले, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे और वहाँ से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, और सजेशन देना है तो वो भी आप ज़रूर शेयर करें। और इसी तरीके से आपको अगर रीजनिंग में अगर किसी तरीके से परेशानी आ रही है, तो आप इसी चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आरबीडी के लगभग आपको 20 प्लस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे, या मुझे लगता है कि 14 से 15 के आसपास जो है रीजनिंग के सेट वहाँ पे कराए गए हैं। तो आप उसे आसानी से वहाँ से देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक्स तरीके से समझाया गया है। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो एग्जामिनेशन में आपके लगभग प्रश्न वहाँ से कवर होने वाले हैं। प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों जन स्वास्थ्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, स्वच्छता का प्रबंध स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, जन उपयोगी सेवाएं जो है वह स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, लेकिन लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है वह स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? कहाँ पे मिलेगी दोस्तों? तो आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ सभी जगह आपको देखने को मिलेगी। इसको रेगूड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कपास मिट्टी भी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, कपास के लिए यह बेहतर होती है। ठीक है, इसमें जो है नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। प्रश्न संख्या 32, पहला परमाणु बम गिराया गया था, कहाँ गिराया गया था दोस्तों? तो पहला परमाणु बम जो है वह जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था, है ना। नागासाकी और हिरोशिमा दोनों जगह पर गिराया गया था। ठीक है ना। तो दोस्तों एक आपका नागासाकी पर गिराया गया था, नागासाकी पर, और एक आपका हिरोशिमा पर। एक लिटिल बॉय था और एक क्या था? फैटमैन। तो नागासाकी पर फैटमैन गिराया गया था। ठीक है ना। और हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया था। ठीक है, लिटिल बॉय, आप इसे याद रखेंगे, पूछा जाता है आपको एग्जामिनेशन में। ठीक है। और अमेरिका के द्वारा ऐसा किया गया था। ठीक है, 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को जो है ऐसा किया गया था। और यह जो परमाणु संरचना का सिद्धांत जो था दोस्तों, वह जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, भारत गणतंत्र बना, स्वतंत्र अलग हो गया, गणतंत्र आपका अलग हो गया। ठीक है, स्वतंत्र का मतलब आज़ाद होना, और गणतंत्र के दिन जिस दिन क्या हुआ था, इसका जो है संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को, यहाँ पे 1950 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बनेगा। वैसे 26 जनवरी 1950 इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कह रहे हैं ना, भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह है दोस्तों आपका 1942 यानी कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में जो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति थी उसकी बैठक हुई थी, और इस बैठक में ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी। तो अगर आपसे एग्जैक्टली डेट पूछा तो 8 अगस्त 1942 करेंगे, और सीधी अगर 1942 है तो वहाँ से आप इसे टिक कर सकते हैं। और दोस्तों 9 अगस्त 1942 को यानी कि 8 अगस्त के अगले दिन यानी कि अगले ही दिन जो ऑपरेशन जीरो आवर था, उसके अंतर्गत अधिकांश कांग्रेसी नेता हैं उन्हें बंदी बना लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35, मेगास्थनीज भारत आया था, मेगास्थनीज भारत आया था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो दोस्तों था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था, याद रखिएंगे, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, और इसी के कहने पर जो है वह मेगास्थनीज जो है भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और यहाँ से इसने सेल्यूकस ये मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक का
इंडिका नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। सॉरी, ऐसा इंडिका नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था जिसमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित जो है उसमें आपको जानकारी देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है ना। घग्गर, जिसे सरयू कहते हैं, घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। वो पुराने समय की बात कह रहा है, पहले घग्गर नदी हुआ करता था और वर्तमान में उसी नदी को सरयू नदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन यानी कि सबसे पुरानी एवं समृद्ध भाषा कौन सी है दोस्तों? तो यह है तमिल। साउथ इंडियन की अगर बात करें दक्षिण भारत की, तो सबसे पुरानी और समृद्ध भाषा तमिल है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है, रेगूर मिट्टी है। अब यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है काली मिट्टी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। इसमें क्या होती है दोस्तों? जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। 39 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बृहत संहिता का रचयिता कौन था? इसकी रचना किसने की थी? तो दोस्तों वराहमिहिर के द्वारा इस बृहत संहिता का रचना किया गया था। वराहमिहिर जो है दोस्तों वह क्या थे? गुप्तकालीन भारतीय गणितज्ञ के साथ साथ खगोलविद भी थे। कई सारे विभाग में, कई सारी अलग अलग डिपार्टमेंट में इन्हें नॉलेज था। प्रश्न संख्या 40। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप दोस्तों आपको अरब सागर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित 2 ड्राइविंग सपोर्ट वेसल, एक निस्तार और एक निपुण है, उसको कहाँ लॉन्च किया है? दोस्तों कह रहा है कि भारतीय जो नेवी है, नौसेना, उसके द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित 2 ड्राइविंग सपोर्ट, एक वेसल है और दूसरा आपका 2 सपोर्ट वेसल, एक निस्तार है और एक निपुण है, उसको कहाँ लॉन्च किया गया है? उसे लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। और इसका निर्माण जो है वह हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में किया गया है। प्रश्न संख्या 42। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023 से 24 में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अनुसार यानी घोषणा करते हुए मूंग का कीमत प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। कितना किया है? 2023 से 24 में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो घोषित किया गया है 8,558, ठीक है, 8,558 रुपये प्रति क्विंटल, है ना। प्रति, ऐसे हिंदी में लिखते हैं, प्रति क्विंटल 8,558 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 2023 से 24 में खरीफ फसल के लिए मूंग की कीमत की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2023 को अपनी 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई है? श्रीलंका के द्वारा दोस्तों 4 फरवरी 2023 को 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है स्वतंत्रता की, ठीक है। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त किया था, यानी कि स्वतंत्र हुआ था 1948 को, 4 फरवरी के दिन ही यह स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। पेरियार बांध यानी कि मुल्ला पेरियार बांध, पेरियार नदी जो कि केरल पर स्थित है, केरल में स्थित है, पेरियार नदी पर स्थित है और यह केरल में पड़ता है, इसके बारे में पूछ रहा है, इस बांध के बारे में। प्रश्न को एक बार फिर से समझेंगे तो अच्छे तरीके से आपके जो है पॉइंट क्लियर हो पाएंगे। देखिए यह बांध दोस्तों किसी न किसी जगह पे होगा, तो यह कहाँ पे है? केरल में बना हुआ है, पहली बात, ठीक है ना। तो यह पेरियार नदी, ठीक है ना, पेरियार नदी पर स्थित है यह पेरियार बांध, पॉइंट 1 केरल में। तो इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन 2 राज्यों में विवाद है? तो यह जो विवाद जो बना हुआ है केरल और तमिल के मध्य है, यानी कि तमिलनाडु के मध्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। नगर निगम की बैठक की जो अध्यक्षता है वह कौन करता है? इसकी अध्यक्षता जो है मेयर के द्वारा की जाती है, महापौर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 46। 40 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की
पहली महिला प्रमुख कौन नियुक्त हुई है? तो यह हुई है मिशेल बुलॉक। जुलाई 2030 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख मिशेल बुलॉक को बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। ग्रीडा नामक लोक नृत्य एक लोक नृत्य है, इनमें से किस राज्य से संबंधित है? इस ग्रीडा नृत्य जो है लोक नृत्य वह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश में किया जाता है। क्लासिकल डांस कह सकते हैं या वहाँ का एक लोक नृत्य कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। पेले जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है ना, हाल ही में निधन हो गया, किस देश के महान फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो ब्राज़ील से संबंध था इनका। ब्राज़ील के एक महत्वपूर्ण, हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर पेले बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं और इनका संबंध ब्राज़ील से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील को फुटबॉल विश्व कप 3 बार, एक आपका 1958, दूसरा 1900 दोस्तों 1962 और 1970 में, ठीक है ना, जो जीता था उसमें पेले की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कुल मिला के सबसे ज़्यादा फीफा विश्व कप जो है ब्राज़ील के द्वारा 5 बार जीता जा चुका है और इस 3 में पेले ने पार्टिसिपेट किया था, पेले खेले थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। बथुकम्मा उत्सव, यह एक उत्सव है, यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध दोस्तों तेलंगाना से है। ठीक है, इसे फूलों के उत्सव के रूप में जाना जाता है। वह कुल दोस्तों 9 दिनों तक चलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। हाल ही में मई 2023 में इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर यानी कि दोस्तों ग्रेजुएशन और पीजी की बात कह रहा है, ठीक है ना, ग्रेजुएशन और पीजी की बात कह रहा है ना, तो स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की है? किसके द्वारा? इसरो के द्वारा किया गया है। तो इसका नाम है दोस्तों स्टार्ट। ठीक है, हाल ही में 2030 में इसरो ने स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान इसके प्रौद्योगिकी संबंधी जो है वह प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? समृद्ध स्रोत की अगर बात करें तो यह आपका लिपिड हो जाएगा। ठीक है, लिपिड ट्राइग्लिसराइड का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है दोस्तों? ट्राइग्लिसराइड का, है ना, ट्राइग्लिसराइड का यह बना होता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से यह बना हुआ आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। 52 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुक यानी कि सर्वाइकल और वर्टिब्रे इसकी संख्या कितनी है? दोस्तों इसकी संख्या 7 है। मानव शरीर में जो ग्रीवा कशेरुकी होती है जिसे सर्वाइकल वर्टिब्री कहा जाता है, इसकी संख्या कुल 7 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? तो दोस्तों उनमें डस्ट जाता है, जब दरी को ये करते हैं तो उनके अंदर डस्ट जाएगा, धूल जाएगा, है ना। तो जब भी होगा तो सांस संबंधित बीमारी होगी तो दमा या तपेदिक हो सकता है। आपको क्या लगता है? ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका जो कण जाता है वो उसके अंदर जाता है तो कभी भी फेफड़ा ही सब प्रभावित होगा। ठीक है ना, तो तपेदिक और दमा संबंधित उन्हें बीमारी होती है। 54 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 2 प्रतिरोध, एक 2 ओम है और 6 ओम है, इसको श्रृंखला में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। 6 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा ज्ञात करना है। तो एक न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न हो गया दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 12 है ना, और दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक तरफ 2 है और एक तरफ 6 है, श्रृंखला में सीरीज में जोड़ेगा तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 12। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8, 2 और 6 8, और 12 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ेगा तो 6 ओम वाले प्रतिरोध में धारा ज्ञात करना है। तो इस दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, तो 3/2 का मतलब क्या हुआ? 1.5 एम्पियर। तो 1.5 एम्पियर ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि क्या कर रहा है? श्रृंखला में जोड़ रहा है, सीरीज में जोड़ रहा है, इसलिए। प्रश्न संख्या 55।
55 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के जीवों में कौन सा एक दलहन फसल है, पौधों की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अब यह किसका काम होता है, जीवाणु का, कवक का, विषाणु का या प्रोटोजोआ का। तो दोस्तों राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है, वह दलहनी जो फसल होती है उनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डैश कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से कनेक्ट का काम होगा, तो दोस्तों एक पोर्ट होता है। पोर्ट कंप्यूटर में एक इंटरफेस होता है जहां से हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। धान के खेतों में से यानी कि धान के खेत जो रहता है वहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। तो मीथेन गैस वहाँ से सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में आपको निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित विकिरणों पर जितने भी यहाँ पे विकिरण है उस पर विचार करने, कई सारे रेज हैं। विकिरण कहने का मतलब रेज है ना। एक इंफ्रारेड है, परावैंगनी है, गामा किरणें है और माइक्रोवेव है। यह कह रहा है कि घटते हुए तरंग दैर्घ्य के आधार पर इनका विन्यास क्या है। ठीक है दोस्तों, यह पूछा गया है। तो दोस्तों घटते हुए तरंग दैर्घ्य के आधार पर इनका विन्यास यानी कि सबसे पहले आपका घटना है यानी कि बड़ा से छोटा, तो पहले माइक्रोवेव आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। फिर इंफ्रारेड यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका परावैंगनी आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा और फिर आपका गामा किरण आ जाएगा। ठीक है, इसका तरंग दैर्घ्य परिसर 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 नंबर। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसका आंसर कर लिया, पहले ही आपको बताया गया है। 58 का आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4 1 2 3। प्रश्न संख्या 59। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है। तो यह दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण जो कांच का रंग होता है वह गहरा नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। क्या चीज़ से, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें से किस उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। तो जाइमेज का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है। हैं, एल्युमिनियम के कई सारे अयस्क है, जो एक आपका बॉक्साइट है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम दोस्तों बात करें तो इसके अलावा आपको एक कोरंडम आता है और एक आपका क्वालिन आता है। ठीक है, जहाँ तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। प्रश्न संख्या 62 कह रहा है कि सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्राप्त हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन को सापेक्षता के सिद्धांत के लिए दिया गया था, या प्रकाश विद्युत प्रवाह की क्वांटम सिद्धांत के लिए दिया गया था, या विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए दिया गया था। तो उन्हें दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो क्वांटम सिद्धांत है उसका व्याख्या करने के लिए इन्हें 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब दोस्तों, 1921 में। जो कि आपने सापेक्षता का सिद्धांत एक फॉर्मूला है E = mc²। ठीक है, इसी के लिए दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार से 1921 में सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 63। यदि 2000 कूलाम आवेश को वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल हो तो V का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों V का मान क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल बेस के आधार पर अगर बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.045। कैसे दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे 90 जूल है और टोटल यहाँ पे कितना है, 2000 कूलम है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 200 है। अगर आप डिवाइड करेंगे दोस्तों, ठीक है, अब कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब ऐसे करिए, 9/200 हो गया। देखिए 9/200 हुआ, 9/200 हुआ। अब हमें क्या करना है, इस 9/2 को ऐसे लिख दें, इंटू 1/100 लिख दें, बात बराबर है। तो 9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5।
और 2 और 0 बढ़ा देंगे तो क्या होगा, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, ठीक है ना, तब पॉइंट आएगा। यह पॉइंट यहाँ नहीं ना रहेगा, तो 0.005 सॉरी यहाँ पे 9/2 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 है और यहाँ 200 है, ऐसे सॉरी 90 ऊपर हो जाएगा, 200 यहाँ है ना, 2000 है ना, 2000 है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो 9/2 यानी कि 1/100 यानी कि 4.5 होगा। और इसके नीचे आपका 2 0, तो एक यहाँ पे 0 है ना, और उसके बाद एक और 0 आ जाएगा, है ना। तो यह आपका आंसर यहाँ पे दे रहा है, लेकिन यहाँ भी आंसर आपका गलत हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वांडर वाल्स के समीकरण में, जो वांडर वाल्स का समीकरण में यह जो दोस्तों दिया हुआ है ए, इसका बीमा क्या है, बीमा निकालने की बात कह रहा है, ठीक है। तो इसका बीमा देखेंगे तो ml⁵ t⁻⁻2 होगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है, p+a/v² इंटू v-b/rt। तो आप इसे याद कर लेंगे, थोड़ा सा इसे समझाना जटिल है। प्रश्न संख्या 65 में कह रहा है कि समान बीमाओं वाला युग्म कौन सा है, जिसकी बीमा क्या है दोस्तों, समान है। तो यह है दोस्तों कार्य, बल और आघूर्ण, ठीक है। इसकी बीमा जो है दोस्तों वह होता है ml⁵2 t⁻⁻2, ठीक है। इनकी बीमा क्या होती है, 1 होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसे दोस्तों विसरण कहते हैं। इसके आर पार गैसों की जो संचरण प्रक्रिया होती है उसे विसरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पायसीकरण के लिए जिम्मेदार है। कौन सा दोस्तों वसा के पायसीकरण के लिए जिम्मेदार है, तो यह है दोस्तों पित्त यानी कि बाइल, ठीक है। पित्त जो है उसका मान जो है 7.7 होता है, क्या चीज़, पीएच मान, ठीक है। और यह जो है पीला और हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 ऑर्गोकैल्सिफेरॉल यानी कि ऑर्गोकैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो यह दोस्तों विटामिन D2 का रासायनिक नाम है ऑर्गोकैल्सिफेरॉल। प्रश्न संख्या 69 मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है। यह आपको M कक्षक में देखने को मिलेगा मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन मिश्रण क्या कहलाता है। तो LPG में मिश्रित होता है ना द्रवित पेट्रोलियम गैस, तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें आइसोब्यूटेन का एक मिश्रण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 क्लोरामाइसिटीन, ठीक है, अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, क्लोरामाइसिटीन ऐसे भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। इसका यूज जो है दोस्तों वह टाइफाइड में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72 एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर यानी कि पैरेलल स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है। दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे। यह कह रहा है कि एक अवतल लेंस का जो मुख्य अक्ष है उसके समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की जो किरण होती है अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है। तो यह हो जाएगा दोस्तों मुख्य फोकस की तरफ, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 73 मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रवण होता है। लैंगरहैंस की दीपिका से होता है। अग्नाशय तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ना, तो 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैनक्रियाज है ना। लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से जो है इंसुलिन का स्रवण होता है, स्रावित होता है। यह एक प्रकार का हार्मोन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब क्या होगा दोस्तों, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से डायबिटीज होता है ना। तो इंसुलिन का प्रवाह होना जरूरी होता है, कम हो जाने पर क्या हो जाता है दोस्तों, परेशानी आ जाती है, बीमारी आ जाती है। प्रश्न संख्या 74
पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह दोस्तों विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B3 की कमी से यह रोग होता है। प्रश्न संख्या 75 जो कि सेट नंबर 23 का अंतिम प्रश्न है GK/GS का। पशुओं का फुट एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है या जीवाणु के कारण होता है? तो यह दोस्तों वायरस के कारण यानी कि विषाणु के कारण होता है। फुट एवं माउथ रोग यह पशुओं में देखने को मिलता है। तो साथियों, यह सेट नंबर 23 इसी के साथ आपका कंप्लीट हुआ। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और आपको प्रत्येक दिन के हिसाब से एक सेट कंप्लीट कराया जाएगा मिनिमम, और अगर समय बचता है तो 2 या 3 सेट करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे समय आपका एग्जामिनेशन का नज़दीक आ रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। किसी भी तरीके का सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से दे सकते हैं, कमेंट के माध्यम से। ठीक है, और टेलीग्राम लिंक को आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 2 टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।